ठीक है, आई होप आप सबने ज़रूर देखा होगा, रिसेंटली एक बहुत ही पुरानी प्रथा को फिर से रिपीट किया गया। इसको बोलते हैं हलवा सेरेमनी। हलवा सेरेमनी असल में बजट को बनाने के प्रोसेस में कब किया जाता है? जब बजट प्रिंट होना शुरू हो, मतलब बजट बन चुका है। ठीक है, आज हम ना उसी प्रोसेस को जानने की कोशिश करेंगे। बजट प्रिपेयर कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, और इसको प्रेजेंट करने का भी एक तरीका है। रिसेंटली यूपीएससी में एक सवाल आया कि फाइनेंस मिनिस्टर किसके बिहाफ पे बजट पार्लियामेंट में पेश करते हैं? प्रेसिडेंट। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा प्राइम मिनिस्टर, पर प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे पार्लियामेंट में कुछ नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट से परमिशन लेकर फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो असल में बजट प्रेजेंट कर देते हैं पार्लियामेंट के सामने। अब एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एज अ स्टूडेंट ऑफ करंट, सबसे पहले समझो वाई बजट, क्यों चाहिए हमें एक बजट। इसका बहुत क्लियर आंसर है अगर आप ध्यान से सोचो। किसी कंट्री को, किसी स्टेट को, किसी घर को, किसी इंसान को बजट चाहिए क्यों? इसका आंसर है क्योंकि मनी इज लिमिटेड। जिंदगी में जो भी चीज लिमिटेड है ना, उसी में एक बजट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि फूड, वाटर, रिसोर्सेज, जो चीज अनलिमिटेड है उसमें आप कभी बजट नहीं बनाते। जैसे आप कभी ये नहीं सोचते कि भाई सुबह इतने ग्राम ऑक्सीजन ले लेंगे, शाम को इतने ग्राम ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन कहीं नहीं जा रहा। कई साल पहले लोग पानी के लिए भी ऐसे ही सोचते थे, पर अब पानी को भी बजट करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, उस तरीके से यूज करना पड़ता है। ऐसे ही है मनी। देखो, बड़ा क्लियर फंडा है। अगर आपने बजट नहीं बनाया और ऐसे ही खर्चा करना शुरू कर दिया तो साल खत्म होने से पहले ही पैसे खत्म हो जाएंगे और फिर आप बहुत बुरे फंस जाओगे। तो सरकार चाहती है 1 अप्रैल से दिसंबर तक, और फिर अगले साल के जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 9 महीने यहाँ, 3 महीने यहाँ, ये 12 महीने आराम से निकल जाए। इसके लिए पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं। हम समझेंगे कि सरकार को कैसे पता लगता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को इतना देना है, होम को इतना देना है, वो सब चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, इस बार और थोड़ा चीजें स्पेशल हैं, क्योंकि आपको पता है एक बजट कुछ 3 महीने के आसपास का, अप्रैल, मई, जून का हो चुका है, और आफ्टर इलेक्शन वाला जो बजट है वो अब आएगा और ये काम करेगा टिल 31 मार्च। ठीक है, ठीक। तो फाइनेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट्स इन कस्टमरी हलवा सेरेमनी, मार्क्स फाइनल स्टेज ऑफ बजट। हलवा सेरेमनी मार्क्स फाइनल स्टेज ऑफ बजट प्रिपरेशन। ठीक है, हम इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ये हलवा सेरेमनी के बारे में भी। ठीक है, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है इसको भी थोड़ा टाइम है देखने में, एक्चुअल प्रेजेंटेशन में टाइम है। अभी बजट की जो प्रिपरेशन है वो अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। देखो, एक क्वेश्चन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है। अगर आपसे मैं पूछ लेता कि एग्जैक्टली वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो बजट बनाता, तो आप कंफ्यूज होते। आप फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलते रहते। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन दी फाइनेंस मिनिस्ट्री एग्जैक्टली ये बनाती है यूनियन बजट, और इसको प्रेजेंट कर देते हैं हाँ फाइनेंस मिनिस्टर। क्या आप लोगों को पता है जो यूनियन बजट है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को लिखते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ठीक है। ये देखो, बजट सर्व्स एज अ फाइनेंशियल प्लान फॉर द कंट्री एंड आउटलाइंस द एस्टिमेट अर्निंग्स एंड एक्सपेंडिचर। बजट में जो सबसे बेसिक चीज होती है ना, वैसे आपको मैं बता देता हूं, बजट के बेसिकली 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है सरकार की अर्निंग, दूसरा हिस्सा होता है सरकार की स्पेंडिंग, और तीसरा हिस्सा होता है सरकार के कर्जे। ये 3 चीजें ही होती है बजट में। ये तीसरा हिस्सा कब एग्जिस्ट करेगा? जब सरकार अर्न करेगी 10 रुपए, स्पेंड करेगी 15 रुपए, तो 5 रुपए लोन लेने ही पड़ेंगे। अगर सरकार जितना अर्न करे उतना ही स्पेंड करे तो कभी लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? लोग कहते हैं इसलिए नहीं हो सकता
क्योंकि फिर कंट्री में डेवलपमेंट नहीं होगी। पर इसको समझो, अगर सरकार उतना ही खर्चे इतना कमाती है तो डेवलपमेंट क्यों नहीं होगी? मैं आपको बताता हूं। वो कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें डाला गया पैसा इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न नहीं लाके देगा? सिर्फ मैं इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं। सबसे बड़ा सेक्टर डिफेंस। आप डिफेंस में जो पैसा डालोगे ना, वो कभी भी रिटर्न नहीं देगा। क्यों? क्योंकि डिफेंस में हम चीज़ें खरीदते हैं, वेपन खरीदते हैं कि भगवान इसको कभी यूज़ ना करना पड़े, क्योंकि जिस दिन वो यूज़ होगा उस दिन वॉर हो रही होगी। और जब भी आप कंट्री में जो फाइनेंशियली वीक लोग हैं उनके ऊपर पैसा खर्च करते हो बहुत सारी स्कीम्स में, उसका अच्छा रिटर्न नहीं आ सकता। मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। क्या एथिकली वो जरूरत है? बिल्कुल। क्या सेफ्टी के लिए डिफेंस जरूरत है? बिल्कुल। पर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चीज़ों में लगाया गया पैसा रिटर्न ला के देगा नहीं, तो वहाँ से आपको वो डेवलपमेंट नहीं मिल पाएगी जो चाहिए थी। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जो नई नई डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए पैसा अलग कहीं से लाना पड़ेगा, और वो आएगा लोन से। आज मैं आपको दिखाऊंगा लोन की परसेंटेज असल में होती कितनी है, और आप देख के बहुत हैरान होगे कि इतना लोन भी लेना पड़ता है। स्टैटिक, हर साल यही आर्टिकल के बारे में पढ़ाया जाता है बजट के दौरान। इसको आप जरूर कहीं लिख लेना। आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब एक चीज को समझो, सरकार बजट में ये लिखती है कि हमारे हिसाब से हम पूरे साल में इतना कमाएंगे, हमारे हिसाब से हम पूरे साल में इतना खर्चेंगे, और शायद इतना हमको लोन लेना पड़ेगा। अगर सरकार ने हिसाब किताब कर ही दिया है तो सारी कंट्री को पार्लियामेंट के थ्रू क्यों बता रही है? अपने पास रखे। सरकार के पास बजट खुद लागू करने की पावर नहीं है। जैसे कोई कानून सिर्फ पार्लियामेंट से ही पास हो सकता है, ऐसे ही एक बजट भी पार्लियामेंट से ही पास हो। तो सरकार पार्लियामेंट में बजट सुनाने नहीं आती है, सरकार पार्लियामेंट में बजट पास करवाने आती है। अगर पार्लियामेंट ने बजट पास नहीं किया तो क्या होगा? तो 1 अप्रैल को खर्चा नहीं कर सकते, बजट लागू नहीं होगा, आपका खर्चा रुक गया। ये देखो, सरकार के पास जितना भी पैसा होता है वो होता है इस फंड में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और अगर इसमें से पैसा निकालना है तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? पार्लियामेंट से। तो एक तो ये तरीका है, जब भी सरकार को खर्चा करना है पार्लियामेंट को फोन करो, पूछो हम आज इतने पैसे निकाल लें, अगले दिन फिर फोन करो हम आज इतने पैसे निकाल लें। पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, रोज पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना बहुत मुश्किल है। तो सरकार एक ही बार में लिख के दे देती है कि हम पूरे साल में ये खर्चे करेंगे, आप एक ही बार में पास कर दो, और उसी को बोलते हैं बजट। द टर्म बजट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 112 से 117 इन द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फाइनेंशियल मैटर्स। आई होप आपने रिसेंटली सुना होगा कि हर साल 25 जून को इंडिया में संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व किया जाएगा। आई होप आपको पता होगा उससे सरकार इमरजेंसी जो 1975 में लगी थी उसको जोड़ रही है। और आई होप आपको ये भी पता होगा कि एक फाइनेंशियल इमरजेंसी भी होती है जो आज तक हमारी कंट्री में कभी नहीं लगी, पर उसकी भी प्रोविजन होती है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी एक ऐसी स्टेट में लगेगी, एक ऐसी सिचुएशन में लगेगी जब फाइनेंशियली चीज़ें कंट्री में बहुत खराब हो चुकी। इंडिया ने आज तक नहीं लगाई और लगनी भी नहीं चाहिए। ठीक, आगे चलते। ये हम हर साल नहीं पढ़ते, सिर्फ उस साल में पढ़ते हैं जिस साल लोकसभा के इलेक्शन। बहुत क्लियर है, 2024 जनवरी से लेके इलेक्शन तक एनडीए की सरकार थी, पर इलेक्शन के बाद से लेके दिसंबर तक किसकी सरकार होगी ये इलेक्शन से पहले तो कोई बता ही नहीं सकता। तो जब आपको पता ही नहीं है कि इलेक्शन के बाद सरकार किसकी आएगी, तो आप पूरे साल का बजट क्यों बनाओगे? क्योंकि अगर एनडीए ने पूरे साल का बजट बना दिया और इलेक्शन हार गई तो जो अगली सरकार आएगी वो एनडीए के बजट को मांगने की नहीं। तो इससे अच्छा है यहां से लेके इलेक्शन तक एनडीए को बनाने दो, और इलेक्शन के बाद जिसकी सरकार आती है उसको बोलो अब तुम बनाओ। तो एनडीए जीत गया फिर से, वो एनडीए के लिए अच्छी चीज है। पर अगर हार जाता, जो कि अगर आप देखो नंबर्स बन भी रहे थे थोड़े बहुत, अगर हार जाता तो फिर अब इंडिया अलायंस अपने हिसाब से बजट बनाता। अगर आप एनडीए को पूरे साल का बजट बनाने देते और वो इलेक्शन हार जाते तो इलेक्शन के बाद इंडिया अलायंस उस बजट को रिजेक्ट कर देता और प्रॉब्लम बढ़ जाती।
इसमें सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के साल, मतलब 2024 में ऐसा हुआ, 2019 में ऐसा हुआ और आगे 2029 में भी ऐसा ही हुआ। 2 बजट आते हैं। इंटरिम बजट काम करता है अप्रैल से इलेक्शन तक और फिर आता है फुल बजट। ये काम करता है इलेक्शन से कब तक? 31 मार्च तक। अब इसका एक स्टेट वर्जन भी है। इस साल हरियाणा में इलेक्शन है, हो सकता है हरियाणा में सरकार बदल जाए, तो स्टेट में जिस साल इलेक्शन होगा, आपको पता है ना स्टेट्स भी बजट रिलीज करती हैं। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पे स्टेट को खर्चना होता है। क्या ऐसा टॉपिक है जिस पे पैसा स्टेट खुद खर्चती है, सेंटर से नहीं मांगती? जैसे अपनी पुलिस रिफॉर्म करना, वो तो स्टेट खुद ही करती है। तो स्टेट भी हर साल बजट प्रेजेंट करती है। ज्यादातर यूनियन बजट के बाद आते हैं स्टेट्स के बजट। तो जिस साल किसी स्टेट में विधानसभा के इलेक्शन है जिसमें सीएम बदल भी सकता है, तो वो सेम फॉर्मूला होता है। पहले इलेक्शन तक छोटा बजट आता है और इलेक्शन के बाद देखते हैं कौन सरकार बना रहा है, कौन जीत रहा है, फिर उसको फुल बजट बनाने का मौका दिया जाता है। तो इस बार जो इंडिया में हो रहा है वो कुछ हद तक हरियाणा में भी होगा, क्योंकि बीच में आ गया ना इलेक्शन। या फिर कह लो जैसे उड़ीसा में लोकसभा के साथ ही इलेक्शन हो गए उड़ीसा में, तो सेम चीज, पहले एक बजट आएगा जो इलेक्शन तक काम करेगा, फिर एक बजट आएगा जो इलेक्शन से आगे काम करेगा। ठीक है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा समझना शुरू करो कि ये असल में बजट बनाने का प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना लंबा ड्यूरेशन लगता है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं बजट कैसे बनाया जाता है। इसको देखते हैं एक इंडियन फैमिली से। तो एक इंडियन फैमिली है, मदर, फादर, सन, डॉटर। तो गर्मियों की छुट्टियां, सन ने अपने किसी ट्रिप पे जाना है, डॉटर का कोई विजिट है कहीं पर, और मदर फादर ने भी अपना एक घूमने का प्लान बनाया हुआ है, टूर है। ठीक है, अब मदर फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बजटिंग की, जो इस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो सबसे पहला तरीका क्या है बजट बनाने का? सोचो, लॉजिकली सोचो, मदर फादर कैसे ये कैलकुलेट करेंगे कितना खर्चा होगा? सबसे पहला तरीका है पूछो, बेटे से पूछो भाई कितने पैसे लगेंगे, बेटी से पूछो कितने पैसे लगेंगे, खुद देखो ट्रिप में कितने पैसे लगेंगे। तो सबसे पहले पूछा जाता है। ऐसे गवर्नमेंट भी करती है, सारी मिनिस्ट्रीज को कई महीने पहले ही चिट्ठी भेज दी जाती है कि इस बार आपको क्या लगता है, आपकी कितनी रिक्वायरमेंट होगी। और ये एक बार नहीं भेजी जाती, बार बार भेजी जाती है कि और अच्छा से बताओ और अच्छे से बताओ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भैया आप खुद बोल दो कि हमारे हिसाब से तो डिफेंस मिनिस्ट्री को 2 लाख का बजट बहुत है, 2 लाख करोड़ में हो जाना चाहिए काम, ऐसा नहीं है। डिफेंस मिनिस्ट्री पिछले साल अगर 6 लाख करोड़ ले रही थी तो इस साल 2 लाख करोड़ में कैसे चलाएगी, और बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले ये मदर फादर क्या करेंगे, पूछेंगे। इसने बोल दिया मुझे तो भाई 10,000 लगेंगे कम से कम, ये कह रहा है मुझे 12,000 लगेंगे। इन्होंने खुद कैलकुलेट किया, इनका भी ट्रिप कम से कम 15,000 का होगा। अब क्या हुआ, इन्होंने प्लस किया, 15 + 10 + 12 कितना निकल के आया, 37,000। अब प्रॉब्लम क्या है, 37,000 है ही नहीं, है कितने, शायद 32,000। तो एक नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा कि कितने की कमी है, 5,000 की कमी है ना, उसको 4 से डिवाइड कर दो, सबको थोड़े थोड़े कम दे दो। पर एक इकोनॉमिस्ट बोलेगा किसका बजट कम करने से काम चल ही नहीं सकता। तो पता लगा कि सन जिस ट्रिप पे जा रहा है, जिसके लिए वो 12,000 मांग रहा है, उसमें से 8,000 तो सीधे सीधे वो खर्चे जो स्कूल को दे देने आपने। स्कूल ने 8,000 मांगे हुए हैं, 4,000 वो अपनी पॉकेट मनी मांग रहा है, तो आप इसका कम ही नहीं कर सकते। अगर आपने कम कर दिया तो वो स्कूल को नहीं दे पाएगा पैसे। आपको समझ लगा कि डॉटर ने जो 10,000 मांगा है उसमें से जहां वो जा रही है 5,000 तो उसकी एंट्री फीस ही है और बाकी 5,000 वो अपने खर्चे के लिए लेके जा रही है। अब ये कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसी सोचो, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री सबने बता दिया इतना 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 खर्चा होगा, आपके पास इतना पैसा नहीं था। अब अपनी मर्जी से नहीं कम कर सकते, पूछना पड़ता है डिफेंस मिनिस्ट्री से कि 6.5 लाख करोड़ का करना क्या आपने, तो वो बताएंगे इतना सैलरी, इतना पेंशन और इतना हमने इस बार मॉडर्नाइजेशन में लगाना है। अब आपने खुद ही कैलकुलेट करके अगर सोच लिया कि क्या जरूरत है मॉडर्नाइजेशन की, तो आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। इस टाइम पे इंडियन फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हो सकता है वो कहें कि भाई हमने वो MiG-29 खरीदने हैं ना,
मिराज 2000 खरीदने कतर से, उसके लिए पैसा चाहिए, आप अपनी तरफ से मना नहीं कर सकते, वो डील हो चुकी, देने ही पड़ेंगे आपको पैसे। तो ऐसे ही मदर फादर ने देखा कि भाई इनके तो पैसे कम नहीं किए जा सकते, चलो ऐसा करते हैं हम ना अपना ही ट्रिप थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 12,000 में कर लेंगे, थोड़ा सा पुश कर लेते हैं अपने आप को और 34,000 में डन करते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन एक फैमिली लेवल पे हुई है, ये करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री सारी मिनिस्ट्री से बात करती रहती है और बहुत महीने पहले ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। द बजट मेकिंग प्रोसेस बिगिंस अराउंड 6 months बिफोर द बजट इज प्रेजेंटेड। तो आपको एक चीज दिखाता हूं, जो ये बोल रहे हैं अगर उस हिसाब से हम देखें, जो ये बोल रहे हैं अगर उस हिसाब से हम देखें, फाइनेंस मिनिस्टर एक नॉर्मल साल में किस डेट को पार्लियामेंट के सामने चले जाते हैं, एक नॉर्मल ईयर की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्शन ईयर की, 1 February को। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बजट 31 जनवरी को ही बना था, तो जनवरी में बजट बन चुका था, जनवरी में बस फाइनल चीजें चेक हो रही थी, 1 February को पेश हो गया। ये कह रहे हैं उससे भी 6 महीने पहले। तो मुझे एक्चुअल में ऑन ग्राउंड बजट बनना शुरू कब होता होगा? कब होता होगा? जब अप्रैल में पुराना बजट लागू हो रहा है 1 April से, तब अगले साल के बजट का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। तो ये जो डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आपको लगेगा कि तो बढ़िया है, एक बार बजट आता है साल में, बस उसके बाद ये वेले, ऐसा नहीं है। इस ईयर का बजट अभी प्रिंट हो रहा है, उसके बाद पेश होगा, उसके बाद पास होगा। तो ये लोग इस टाइम पे 25-26 के लिए काम शुरू कर चुके होंगे, उसके लिए पूछना शुरू कर दिया होगा वेरियस मिनिस्ट्री से कि अभी से बताना शुरू कर दो क्या खर्चे होंगे, कहां कहां तुम खर्चा रोक सकते हो और क्या क्या तुमको करना ही करना है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। अब सोचो, किसी को नहीं पता साल 2025-26 में कच्चे तेल का क्या दाम होगा, यूरेनियम कितने का पड़ेगा, गोल्ड कितने का होगा उस टाइम पे। तो अप्रोक्सीमेशंस लेनी पड़ती है कि मान के चलते कच्चा तेल इतने में आ जाएगा, अगर गल को कच्चा तेल महंगा हो गया, आपके सारे बजट का बुरा हाल हो जाएगा। आपको मैं एक साल बताता हूं जिस साल में चीजें बड़ी अजीब हो गई थी। कोविड आया था 2020। कब कोविड के एक्चुअल केसेस बहुत बड़े स्केल पे इंडिया में दिखने शुरू हो गए थे? मार्च एंड। और बजट कब पास हुआ होगा? मार्च एंड में तो बजट चेंज हो नहीं सकता, अप्रैल में आपने बजट लागू कर दिया। उस बजट में हेल्थ केयर मिनिस्ट्री को आपने 1.5% जीडीपी का पैसा दिया था। कोविड की वजह से कितना खर्चा किया? 26%। सारा बजट ही टूट गया। तो ये एक रिस्क है जो लेके चलना पड़ता है। जब 2022 में हमने अपना बजट बनाया तो 1 February 2022 में बजट पेश हो गया था, और रशिया यूक्रेन की वॉर कब शुरू हुई थी? फेब एंड में। फिर सब खत्म। जैसी वॉर शुरू हुई, सबसे पहले क्या महंगा हुआ? कच्चा तेल। तो आप सोच भी नहीं सकते कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है बजट मेकिंग। आपको कितने सारे इफ्स एंड बट्स लेके चलना पड़ता है, क्योंकि इंडिया एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री भी तो है, उसी के लिए भी तो पैसा सरकार ने देना है। और सबसे बड़ी बात, सरकार के पास पैसा लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। अगर पैसे लिमिटेड हो फिर क्या ही फर्क है, फिर बजट भी ना बनाओ, देते रहो साथ के साथ। क्योंकि पैसा लिमिटेड है, वहीं से सारी प्रॉब्लम आ जाती है और बस वहीं चीजें फंसने लग जाती है। ठीक है, छह महीने पहले प्रोसेस शुरू हो जाता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट सर्कुलर्स भेजने शुरू कर देती है। डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, जिस जिसको भी खर्चा जाता है ना सरकार से, सबको नोटिस चला जाता है कि इस बार कितना खर्चा चाहिए होगा, बता दो। These circles are then distributed among field officers जिनका ये एक्चुअल काम है। देखो, आप बताओ, हर मिनिस्ट्री जितना चाहिए होता है उससे ज्यादा ही मांगती होगी कि कम ही मांगती होगी? ऑफ कोर्स ये तो एक आदत होती है ज्यादा मांगना, पर है नहीं ना पैसा।
अब ये कैलकुलेशन करना कि किसकी कटिंग की जा सकती, किसकी कटिंग नहीं की जा सकती, वो भी इन्हीं के सर पड़ा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि कहां पर कटिंग की जा सकती है, कहां कटिंग नहीं की जा सकती। The data estimates provided by the ground level officers are carefully examined by top officials within the departments। तो ग्राउंड लेवल से आना शुरू होता है, मतलब ऐसा होता होगा कि बिल्कुल पुलिस चौकियों से पूछते होंगे कि इस बार कोई खर्चा तो नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं करानी, वो बोलेंगे इस साल इतना बजट इतना बजट, वो जाता होगा उनके सीनियर्स तक, उनके सीनियर्स तक, उनके सीनियर्स तक, तब जाके ऊपर तक पहुंचता है और फिर फाइनली कैलकुलेशंस की जाती है। फाइनली डेटा एंड एस्टिमेट्स मेक देयर वे टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री वेयर दे आर स्क्रूटनाइज। स्क्रूटनाइज मतलब चेक करना। अगर सीआरपीएफ इतना पैसा मांग रही है, क्या सच में उनको चाहिए? क्या इस खर्चे के बिना काम चल सकता है? इस टाइम में सीआरपीएफ ये पैसा क्यों मांग रही है? क्या इशू है? तो अगर आपको लगता है कि इकोनॉमिस्ट डेली न्यूज और करंट अफेयर्स नहीं फॉलो करते, आपकी बहुत बड़ी भूल है। इकोनॉमिक्स निकलती इन मुद्दों में से है कि चल क्या रहा है कंट्री में, क्या जरूरी है, फ्यूचर में क्या चाहिए होगा। जैसे पिछले बजट में आपको क्या लगता है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को पैसा बढ़ाया गया होगा कि कम किया गया होगा? ऑफ कोर्स बढ़ाया गया होगा, क्योंकि इस साल ओलंपिक्स है। पिछले साल अपन को मना थोड़ा ना कर सकते थे। आप समझो चीजें। इस बार जो बजट होगा उसमें होम मिनिस्ट्री को थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल सेंसस है। बहुत मुद्दे होते हैं जो देखने वाले होते हैं। पिछले साल इंडिया ने G20 होस्ट किया, तो उससे पिछले साल बहुत सारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट्स के बजट बढ़ाए गए होंगे कि भाई जो प्रोजेक्ट्स पूरे करने कर लो। इतनी सारी चीजें बजट से जुड़ जाती, क्योंकि एंड में सरकार का एक एक रुपया जो खर्च किया जाता है वो बजट में लिखा जाता है। बिना बजट में लिखे वो पैसा खर्च ही नहीं कर सकते आप। आपको पता है एक चीज, इंडिया में तो क्या होता है, फेब में फाइनेंस मिनिस्टर बजट पार्लियामेंट को सुनाते हैं, पार्लियामेंट उसको पास कर देती है, वो अप्रैल में लागू हो जाता है। यूएसए में क्या होता है, यूएसए में जब वो अपना बजट अपनी पार्लियामेंट के सामने, जिसको वो बोलते हैं कांग्रेस, यूएसए में जब वो अपना बजट प्रेजेंट करते हैं तो कई बार कांग्रेस पास ही नहीं करती। तो जिस दिन पुराना बजट खत्म और अगला बजट, नया बजट आने का टाइम होता है, तब तक बजट पास हुआ नहीं होता। उसको यूएसए में बोलते हैं गवर्नमेंट शटडाउन, और वो कई कई दिन चलता है। सोचो, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री की सरकार के पास पैसा ही नहीं है, पैसा, पर उस पैसे को छू नहीं सकते, क्योंकि किसका अप्रूवल नहीं मिला? पार्लियामेंट का, उनके केस में कांग्रेस का। आप कभी सर्च करके देखना, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन कई कई दिनों का चला है। सोचो, सरकारी एम्प्लॉयज को ये बोलना पड़ रहा है काम करते रहो पर सैलरी बाद में देंगे, हाईएस्ट से हाईएस्ट रैंक में। तो बजट पास होना बड़ा जरूरी होता है। हमारी कंट्री में तो फिर भी इजीली हो जाता है, कुछ कुछ कंट्रीज में लड़ाई हो जाती है। फिर आपको ऑपोजिशन के साथ बैठना होता है कि चलो बताओ क्या चाहते हो इस बजट में, क्या करें, कब पास करोगे। फिर वो अपने हिसाब से बताता है ये खर्चा यहाँ ज्यादा बढ़ाओ, ये कम करो। तो इस बार इंडिया में भी अलायंस की सरकार है, अकेली बीजेपी की सरकार थोड़ी ना। तो अलायंस पार्टनर्स भी अपने हिसाब से बजट में खर्चा करवाने की बोलेंगे। वो भी पक्का बीच में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम डालेंगे कि नहीं ये खर्चा यहाँ बढ़ाओ। जैसे हो सकता है नीतीश कुमार कुछ ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा स्पेंड करवाएं जिससे स्पेसिफिकली बिहार को फायदा हो। चंद्रबाबू नायडू थोड़ा आंध्र प्रदेश की तरफ अलाइन करें। अब इन चीज़ों को संभालना, हैंडल करना, अलायंस पार्टनर को साथ देना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अगर आपको ये लगता है ना कि बजट बनाना क्या ही होता होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है बजट बनाना। और कहते हैं कि दुनिया का परफेक्ट बजट कभी नहीं बन सकता, कोई ना कोई नाराज होगा ही होगा। क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा सिंपल आंसर है, क्यों कोई ना कोई नाराज होगा ही होगा, क्योंकि पैसा लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है पैसा। हाउस ऑफ कार्ड्स देख सकते हैं अगर सीखना बजट बनाना। जिस शो की ये बात कर रहे हैं ना, हाउस ऑफ कार्ड्स, वो एक अमेरिकन पॉलिटिक्स का शो है। उसमें एक बंदा होता है, प्रेसिडेंट होता है। अब वो बजट पास करवाना चाहता था। ओपोनेंट्स बोलते, आपको पता है यूएसए में दो पार्टी है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स। ओपोनेंट्स बोलते कि पहले हमारी ये सब शर्तें मानो। तो जब तक ये डिस्कशन हो रही है तब तक पुराना बजट एक्सपायर हो चुका है, नए बजट लागू करने की डेट आती है, गवर्नमेंट शटडाउन में चली जाती है। यूएसए में गवर्नमेंट शटडाउन बहुत कॉमन चीज़ है, पर वो जितना लंबा चलेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। तो फिर वो बड़े सोल्यूशन निकालता है, वो जो बंदा होता है ना प्रेसिडेंट, बड़े सोल्यूशन निकाल के फाइनली बजट पास करवा देता है। इंडिया में प्रॉब्लम नहीं आती, यूएसए में बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, और भी यूरोपियन कंट्रीज में हो जाती है। लड़ पड़ते हैं वो लोग, बजट ही नहीं पास करते।
ठीक है, फाइनली फाइनेंस मिनिस्ट्री राजी हो जाती है कि हाँ ये हम आपको सब पास कर सकते हैं, इतनी हम आपको अमाउंट दे सकते हैं। कई बार डिस्प्यूट्स भी होते हैं, फिर वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए कई बार पूरी कैबिनेट को बुलाना पड़ जाता है कि हम इनको इतना देना चाहते हैं, ये मान नहीं रहे। बहुत तरह की मीटिंग्स करनी होती है। एक होती है इंडिया की हाईएस्ट बॉडी पैसे को लेकर होती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उसको बुलाना पड़ जाता है। उसको बताया जाता है कि भाई हम चाहते हैं इनको इतना बजट देना, ये इतना मांग रहे हैं, अब ये बात नहीं सुन रहे हमारी। ये सब इश्यूज रिजॉल्व करने के बाद फाइनली एक डॉक्यूमेंट रेडी होता है। और अभी भी सोचो, इतनी कैलकुलेशन, इतनी मेहनत के बाद भी ये डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो सकता है। कहाँ? पार्लियामेंट में। अभी तो सरकार ने मेहनत करी अपनी सारी। और देखो, हर साल की बात है, बजट आएगा, ऑपोजिशन बोलेगी सबसे खराब बजट, गरीबों के लिए कुछ नहीं। सरकार बोलेगी सबसे अच्छा बजट। जब सरकारें चेंज हो जाएंगी, बीजेपी कांग्रेस के बजट को बुरा बोलती थी, कांग्रेस अपने बजट को अच्छा बोलती थी। अब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी अपने बजट को अच्छा बोलती, कांग्रेस बुरा बोलती। तो बात वही है, सब खुश हो ही नहीं सकते किसी एक बजट से। हाँ, हर बजट में ना सरकार कुछ मुद्दों पे ज्यादा ध्यान देना चाहती है। जैसे ये जो अभी छोटा बजट आया था, इसमें सरकार ने कुछ एजेंडाज रखे थे कि हाँ, जैसे मेक इन इंडिया को थोड़ा ज्यादा और फोकस देना है। आई होप आप ये भी समझते हो, जिस साल लोकसभा इलेक्शन होगा उस साल जो छोटा बजट आएगा, जो भी चल रहा है अभी तक, उस बजट में सरकार कोई बहुत बड़ी स्कीम अनाउंस नहीं कर सकती। अगर बहुत बड़ी स्कीम को अनाउंस करनी तो अब करनी पड़ेगी। क्यों आप इलेक्शन से पहले वाले छोटे बजट में स्कीम अनाउंस नहीं कर सकते? क्योंकि उससे आपको फायदा होगा इलेक्शन में। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि करोड़ों लोगों को हम ये पैसा दे रहे हैं, नहीं। वो सब करना है तो इस बजट में करो, पुराने इलेक्शन से पहले नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप सीधे वोट खींचने की कोशिश कर रहे हैं। Once the resources are allocated for future expenditure, the finance ministry in collaboration of CBDT और CBEC, ये क्या होते हैं सब? CBDT होता है जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स ऑफिशियल्स, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, ये होता है, इसको CBIC भी बुलाते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इन सब के साथ मिलकर बैठते हैं और फाइनल रिपोर्ट्स रेडी कर ली जाती हैं कि इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे अब बजट को लिख दिया जाएगा। These reports are then consolidated, मतलब इकट्ठी की जाती हैं to create the final union budget. Throughout this process, the finance ministry engages with stakeholders. अब ये stakeholders कौन होते हैं? हो सकता है corporates, banks, बजट का इम्पैक्ट तो लोगों पे पड़ना है ना, बैंक्स, कॉर्पोरेट्स, प्राइवेट कंपनीज, रिलायंस, टाटा, सबको बीच में रखा जाता है। अगर आप कोई बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हो जिससे कॉर्पोरेट्स के ऊपर बड़ा चेंज होने वाला है, तो आप बुलाओ कॉर्पोरेट कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को बुला के पूछो ये सही लग रहा है आपको, गलत तो नहीं लग रहा। अगर आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे डिफेंस बजट में बहुत बड़ा फर्क आने वाला है, तो बुला के पूछो उनको। अगर आपने ये नहीं किया ना, बाद में वो नाराज हो जाएंगे, बजट पास हो चुका होगा, फिर आप फंस जाओगे, चेंज भी नहीं हो पाएगा। तो इनको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिन पे एक्चुअल में बजट ने इंपैक्ट डालना है। ये जो मैं आपको बजट दिखा रहा हूं, ऑलमोस्ट इससे सिमिलर ही आप कुछ दिनों में फिर देखोगे। ये एक्चुअल बजट के डिटेल्स नहीं है कि कितना पैसा किसको दे रहे हैं, ये है बजट की परसेंटेजेस। क्या परसेंटेजेस है? अभी जो कुछ ही दिनों में बजट आएगा उसमें सरकार पैसा कमाएगी कहां से? तो बहुत सारे जरिए होते हैं सरकार के पास पैसा कमाने का, पर ढूंढो सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए पैसा कमाना? नहीं, सबसे बड़ा सोर्स होता है बोरोइंग। आपने पढ़ा ही नहीं? पढ़ के तो देखो। सरकार जब 1 रुपया कमाती है तो उसका 28 पैसे सरकार उधार लेती है। 17 पैसे सरकार को आते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, जो बड़ी कंपनी से लिया जाता है। 19 पैसे इनकम टैक्स, 4 पैसे कस्टम ड्यूटी, 5 पैसे एक्साइज ड्यूटी, 18 पैसे GST, 7 पैसे नॉन टैक्स रिसीट्स। नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं चलान हो गया, कोई सरकारी फीस हो गई जो टैक्स नहीं है। 1 पैसे नॉन डेट कैपिटल, जब सरकार कुछ बेचे बिना पैसा कमा ले, ठीक है, नॉन डेट कैपिटल। सोचो, हर 1 रुपये सरकार कमाने के लिए 28 पैसे का उधार लेती है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो उधार बहुत लेता है तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि हर महीने किश्तें भी बहुत जाएंगी, फिर आप, ये प्रॉब्लम होगी ना। तो सरकार जब 1 रुपया खर्चती है तो सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है?
ब्याज की पेमेंट में। ये तो करना ही पड़ेगा ना, लोन ज़्यादा ले रहे हो तो किस्तें भी ज़्यादा भरनी पड़ेंगी। आपने 4-4 गाड़ियाँ लोन पे ली हुई हैं, अब प्रॉब्लम क्या है, वो चारों गाड़ियों को लगा के अच्छे से कमाओ ताकि हर महीने बैंक की 35 से 40 हज़ार की किस्तें दे सको, नहीं तो गाड़ी उठा के ले जाएंगे आप। वो लूप चलते रहना चाहिए। आप कह रहे यार 40 हज़ार की किस्तें जाती है बैंक की, 4 गाड़ियों से बात बन नहीं पा रही, 5वीं गाड़ी पे डाल देता हूँ, फिर लोन लोगे वो फिर किस्त बढ़ा देगा। तो ये साइकिल चलता ही रहता है, इस साइकिल का कोई अंत नहीं है। तो सर, और क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंफर्टेबल है कि हाँ कोई बात नहीं अगर ऐसा हो भी गया, इसके पीछे कारण है क्योंकि हम डेवलपिंग इकोनॉमी है। हमें पता है पिछले साल हमने 10 रुपए का सामान बनाया था, इस साल हम 12 का बना के दिखाएंगे, अगले साल हम 14 का बना के दिखाएंगे। तो दुनिया में कौन सी कंट्री है जो लोन लेने से पहले ज्यादा डरती नहीं, सोचती नहीं? जो डेवलपिंग है, जो डेवलप्ड है, जिसने कर लिया सब कुछ, यूएस वगैरह, उनको बड़ा डर लगता है लोन लेने में। जापान, यूएस ये सोचते हैं भाई लोन लेके ना लें, इंडिया को चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी हमारी इकोनॉमी आगे जा रही है। एक दिन मैंने आपको पढ़ाया भी था, थर्सडे वाली क्लास में पढ़ाया था, कोई भी कंट्री लोन अमाउंट के हिसाब से नहीं लेती कि 18 लाख करोड़ का लोन ले, ऐसे नहीं होता। किस बेसिस पे लोन लेती है? जीडीपी जो हमारी है उसके कितने परसेंट है। तो अगर इंडिया की जीडीपी 350 लाख करोड़ है तो उसका 1% निकल के आया 3.5 लाख करोड़, तो सरकार बोली कि 1% तो कुछ भी नहीं होता, 2-3-4% तो आराम से ले सकते। कल को जब इंडिया की जीडीपी और बढ़ेगी तो आपका 1-2-3-4% भी बढ़ जाएगा। कल को इंडिया की जीडीपी जब 500 लाख करोड़ की होगी तो 500 लाख करोड़ का 1% सीधे हो गया 5 लाख करोड़। तो आप अपनी जीडीपी स्ट्रॉन्ग करते रहो, लोन कोई बात नहीं, वो समझ जाता है, सब समझ जाता है, ठीक है। सरकार जब 1 रुपया खर्चती है, 20 पैसे तो सीधे सीधे ब्याज में, 16 पैसे जाते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में। क्या होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स? 2 तरह की स्कीम्स होती है, सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। ये वो स्कीम्स होती हैं जिसकी इंप्लीमेंटेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में इंप्लीमेंटेशन करती है स्टेट्स, हाँ पैसा दे देती है सेंटर, पैसे का बड़ा हिस्सा सेंटर दे देती है, थोड़ा सा पैसा रखा जाता है, जैसे आप भी घर पे रिजर्व में रखते हो कि कभी काम में आ जाए। पेंशन में 4 पैसे चले जाते हैं। स्टेट्स को जो उनका टैक्स का हिस्सा देना होता है उसमें चला जाता है 20 पैसा। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन क्या करता है? फाइनेंस कमीशन अभी बैठा हुआ है, फाइनेंस कमीशन वो ये डिसाइड करता है कि जितना भी टैक्स आया उसमें से कितना सेंटर को जाएगा, कितना स्टेट को जाएगा, फिर स्टेट में कितना यूपी को जाएगा, कितना बिहार को, कितना पंजाब को, ये करता है फाइनेंस कमीशन। सब्सिडीज, आई होप आपको पता है, सरकार कोई चीज अगर सस्ती करने की कोशिश करे कि 500 की है पर वो कह रही नहीं एक गरीब को 300 की देनी है, तो 200 कहां से आएंगे? सरकार को अपनी जेब से देने पड़ेंगे, तभी तो वो चीज पूरी होगी। सब्सिडीज, डिफेंस, हर 100 रुपए जो इंडिया, हर 1 रुपया जो इंडिया खर्चता है, हर 1 रुपए में से 8 पैसा सीधा सीधा डिफेंस को चला जाता है। तो ये कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और जैसे जैसे हम सोचेंगे थोड़ा और लोन ले ले चीजें इजी हो जाएंगी, उतना ही हम इंटरेस्ट पेमेंट में और फंसते रहेंगे। ये तो एक इकोनॉमिस्ट छोड़ो, एक नॉर्मल इंसान भी समझ सकता है कि लोन जितना ज्यादा लेते रहोगे लाइफ इजी करने के लिए ब्याज उतना ही ज्यादा पे करना पड़ेगा और इस लूप में फंसना बहुत डेंजरस हो सकता है। देखो पाकिस्तान फंसा हुआ है। आज पाकिस्तान अगर किसी कंट्री को मदद भी मांगे तो कंट्री कहती है हम आपकी मदद करें कैसे? आपने हर महीने 1-1.5 बिलियन का तो उधार ही वापस करने, हम कहां से आपकी मदद कर दें? चलो हमको पता लगे हम आपको $1 बिलियन दे, आपकी कंट्री में कुछ हो जाए, समझ भी लगता है, हम आपको $1 बिलियन देंगे, वो तो आपने चाइना को वापस करना है सारा, हम नहीं आपकी मदद करेंगे। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लोन में फंसना। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत कॉन्फिडेंट है और कोविड के टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ गई थी, पर वो लोग अब काफी श्योर हैं कि अब इस प्रॉब्लम को हम कंट्रोल कर लेंगे। देखो सबसे बड़ा हिस्सा मिनिस्ट्रीज के हिसाब से किसको जाता है, ये नंबर इस बार भी उतना रहेगा। हाँ ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ऑर्डर नहीं चेंज होगा। डिफेंस को मैंने आपको बताया, डिफेंस मिनिस्ट्री में लगाया हुआ जितना भी पैसा होता है ये आपको क्या नहीं लाके देता? रिटर्न। कहां से रिटर्न सबसे अच्छी मिलती है? रोड ट्रांसपोर्ट, सड़क बनेगी कल को से टोल आएगा, रेलवेज, कंज्यूमर अफेयर्स, केमिकल्स, बाकी ऑलमोस्ट हर जगह से आता है ना, यहां से ज्यादा आता है और होम से भी नहीं आता क्योंकि होम में भी हम चीजें सिक्योरिटी वाली मैनेज करते हैं। तो सिक्योरिटी मैनेज करना एक इकोनॉमिस्ट के हिसाब से श्राप होता है।
कंट्री के लिए सिक्योरिटी मैनेज करना बहुत जरूरी है, पर एक इकोनॉमिस्ट के हिसाब से सोचो, वो कहेगा कि मैंने अपनी बिल्डिंग के सामने 10 गार्ड लगा के रखे हैं, इनकी मैं महीने की सैलरी देता हूं 1.5 लाख रुपए, अगर कुछ हुआ तो ये बचा लेंगे, पर अगर मुझे किसी ने अटैक ही नहीं किया तो मेरा 1.5 लाख रुपए तो ऐसे ही जा रहा है। तो वही है, बस हुआ तो उस दिन काम में आएंगे, नहीं हुआ ऐसे ही होता है इंश्योरेंस। आप समझ रहे, इंश्योरेंस भी ऐसा था, अगर कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर ये सारी बातें किस्मत पे आ गई। अब हमारी प्रॉब्लम क्या, हमारी प्रॉब्लम है चाइना, यूएस और रशिया को अपना कॉम्पिटिटिव देखता है और अपनी पावर बढ़ा रहा है, पर कोई गारंटी थोड़ा ना जो चाइना ने आज वेपन यूएसए को देख के बनाया वो हम पे यूज नहीं करेगा, तो हमको भी चीजें फिर इक्वल करनी पड़ती हैं। पर हाँ, हम जब इक्वल कर लेते हैं तो हम किसको मुसीबत दे देते हैं, पाकिस्तान को, वो बेचारे फिर पीछे लगते हैं। तो आप समझ रहे हो, तो फिर कोई पाकिस्तान से तंग होता होगा, उसको भी वही बनाना होता है। इसको बोलते हैं डेटरेंस, कि चीज अपने पास रखो ताकि अगला तुम्हें तंग ना कर सके, पर उस चीज को रख। आपको पता है न्यूक्लियर वेपन रखने के खर्चे करोड़ों में, उसको सिर्फ रखने के। तो पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम अपने न्यूक्लियर वेपन कम कर देंगे, इतने नहीं हमसे संभलते, बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी ज्यादा ही क्रूशियल हो जाती हैं ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ बजट। अब फाइनली आते हैं बजट के प्रिंटिंग प्रोसेस। ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया, ऑन पेपर सब रेडी है, अब उसको प्रिंट करना है, फाइनल जो पेश किया जाएगा। पहले जब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर्स आते थे वो ब्रीफ केस लेके आते थे, उसमें कागजी बजट होता था। अब वो क्या लेकर आते हैं, अब अगर आप देखो इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं वो एक टैबलेट लेके आते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिजिटल हो चुकी है। अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कागज वगैरह वेस्ट नहीं किया जाता। ठीक है, प्रिंटिंग प्रोसेस ऑफ द यूनियन बजट से पहले एक छोटी सी सेरेमनी रखी जाती है हरवासन में। तो आई होप आप समझे, कैलकुलेशन डन, ऑन पेपर डन, फाइनेंशियल डन। अब सिंपल जो हो रहा है प्रिंटिंग, तो बहुत ही नजदीक है सरकार, बहुत ही नजदीक है कंट्री फाइनली बजट को प्रेजेंट करने के। ठीक है, फॉलोइंग द सेरेमनी द प्रिंटिंग ऑफ द बजट, यूनियन बजट बिगिंस। अब आपको एक चीज समझाता हूं, जो लोग इस टाइम पे बजट को प्रिंट कर रहे हैं, जब तक बजट पेश नहीं होगा वो अपने घर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास वो, मैं आपको बताता हूं बड़ा सिंपल सी चीज। मान लो सरकार कॉरपोरेट्स के लिए, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए टैक्सेस कम करने वाली है। जिस दिन बजट आया और सारी कंट्री को पता लग गया कि कॉरपोरेट्स के लिए टैक्सेस कम है, उस दिन सारे कॉरपोरेट्स के शेयर महंगे हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड में होंगे। कोई बजट आज प्रिंट कर रहा है, उसको आज ही पता लग गया, तो वो क्या करेगा, अभी से लेकर तब तक खबर फैला देगा, पूरी शेयर मार्केट तोड़ के रख देगा। तो इतनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है ना, जैसे बैंक नोट छाप, जब नोटबंदी हुई थी तो जिन लोगों ने बैंक के नए नोट छापे थे उनको भी घर नहीं जाने दिया था, इतना क्रूशियल था। ऐसे ही जो लोग इस टाइम पे बजट प्रिंट करेंगे उनको वहीं रहना पड़ेगा, बहुत ही सिक्योर तरीके से। जब तक फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच में नहीं बोलते तब तक कोई भी चीज बाहर नहीं आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। Budget making process remain confined to the ministry premises, cut off from the outside world, as they possess privileged knowledge of the budget before it's presented in parliament. आप देखना जिस दिन बजट आएगा कैसे इंडिया की शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो रही होगी। आखिरी बार ऐसा कब हुआ था, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था। बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है, आप ऐसे नहीं इसको इतना इजीली नहीं ले सकते कि कोई बात नहीं। द फाइनेंस मिनिस्टर, अच्छा बजट से एक दिन पहले, मतलब 1 Feb के पिछले दिन 31 जनवरी को हर साल क्या रिलीज किया जाता है, उस दिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा प्रिपेयर किया था, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये भी आपको बताना चाहिए, बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया था। अब इसमें फर्क क्या होता है, फर्क असल में ये होता है 1 Feb को जब बजट आएगा वो बात करेगा फ्यूचर की, क्योंकि उसने लागू ही अप्रैल को होना है। पर 31 जनवरी को जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा वो बात करता है पास्ट की, कि पिछला फाइनेंशियल ईयर कैसा गया, क्या क्या सीखा, क्या क्या चीजें सही हुई, क्या क्या चीजें सही की जा सकती थी। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स बड़े जरूरी होते हैं, इकोनॉमिक सर्वे और उसके अगले दिन बजट। इकोनॉमिक सर्वे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा तैयार किया जाता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है। द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द यूनियन बजट इन पार्लियामेंट। तो अभी ये डेट आजकल चलती है, अलग अलग होती है। आपको पता है एक टाइम था इंडिया का बजट
शाम को प्रेजेंट किया जाता था। बताओ क्यों? तो जब हम ब्रिटिश कॉलोनी होते थे ना, हम अपना बजट शाम को इसलिए प्रेजेंट करते थे कि यूके में सुबह होगी हो, क्योंकि हम उनसे पूछ रहे होते थे कि कर देंगे पास, ठीक लग रहा है आपको? तो शाम को बजट प्रेजेंट होता था। यूके में उस टाइम पे सुबह होती थी और यूके से हाँ होती थी। सोचो कितनी अजीब चीज थी। हमने इंडिपेंडेंस के बाद भी कुछ सालों तक फॉलो किया। बजट शाम को आता था इंडिया का, फिर बदल दिया और अब दिन में ही आता है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई जो इस साल होगी। इन इलेक्शन ईयर्स द बजट इज प्रेजेंटेड ट्वाइस। पहले इंटरिम बजट जो अप्रैल से लेके इलेक्शन तक चलेगा, और उसके बाद फुल बजट जो अब हम फाइनली देखने जा रहे हैं। ये एक लास्ट पिक्चर आप देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है। तो जो पिछला बजट था उसमें सरकार के पास इतना पैसा था खर्च करने को, ऑलमोस्ट 47.66 लाख करोड़ रुपए, इतना सरकार खर्च कर सकती थी। ये वो पैसा था जो सरकार ने टैक्सेस वगैरह से कमाया, और ये वो पैसा था जो सरकार ने लोन्स वगैरह से कमाया। कैपिटल रिसीट्स, नेट टैक्स रिसीट्स, तब जाके वो फाइनल अमाउंट रेडी होती है और सरकार एक ऐसी स्टेट में होती है कि अब सरकार रेडी है, पेमेंट्स की जा सकती है। तो ये एक फाइनल समरी होती है पूरे बजट। ठीक है, इस बार भी ऐसी एक समरी बनेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर उसको अपलोड कर दिया जाएगा और हम उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, और आपके लिए वही सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा जो पूरे साल में आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से पूरी क्लास की स्लाइड देख लेते हैं, फिर इस क्लास को एंड करते हैं। तो फाइनल प्रिंटिंग प्रोसेस बजट का शुरू कर दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका सारा साल यही काम होता है कि बजट को तैयार करो। आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है पार्लियामेंट्री अप्रूवल बहुत जरूरी है, तभी सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड नहीं यूज होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज होती है। आर्टिकल 112 से 117 सारे ही फाइनेंशियल मैटर्स पे बात की जाती है। वैसे तो नॉर्मल ईयर में नॉर्मल बजट आता है, पर इलेक्शन ईयर में पहले इंटरिम बजट आता है, फिर फुल बजट आता है, जो आप अभी देख रहे हो फुल बजट। कई महीनों लंबा प्रोसेस होता है, बार बार पूछना होता है, चीजों को सिंक्रोनाइज करना होता है। अगर वो कह रहा है इतना चाहिए, उससे पूछना होता है कम नहीं हो सकता। बहुत सारी कैलकुलेशंस यहाँ पर पूरी करनी होती है। बिल्कुल नीचे के लेवल से डेटा को ला के ऊपर तक लेवल तक लेके आता है, फिर उसको सिंक्रोनाइज करते हैं कि इसमें और कुछ चेंज हो सकता है और कुछ चीजें बदली जा सकती है। बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड किया था, जो फाइनेंशियल बॉडीज है सबको ही बुलाया जाता है, ताकि सब अपना मत रख दें, सब अपना जो भी एलोकेशन है वो बता दें, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, पिछले कई सालों से सरकार बजट में कमाती भी सबसे ज़्यादा कर्जों से और सरकार खर्चती भी सबसे ज़्यादा कर्जों की रीपेमेंट पे। इसको इंटरेस्ट पेमेंट या लोन रीस्ट्रक्चरिंग, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। मिनिस्ट्रीज के हिसाब से देखें तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, पर ये रैंक चेंज नहीं होगा। डिफेंस हमेशा ही ऊपर रहेगी, उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट, जब से नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनेंगे बहुत ज़्यादा बजट लेते हैं। ठीक है, ठीक है। हलवा सेरेमनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बजट का। प्रिंटिंग से पहले उसको रखा जाता है। वैसे तो 1 फेब को बजट पेश किया जाता है, पर जिस साल इलेक्शन हो उस साल 1 फेब को भी आता है और फिर 1 जुलाई में भी आता है, और इस तरह का कुछ फाइनल बजट इंडिया का दिखता है। ठीक है, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो, मुझे आपको जितना कवर कराना था मैंने कवर करा दिया। क्या दुनिया में हर कंट्री में बजट आता है? आप यकीन नहीं कर सकते, कुछ कुछ कंट्रीज में तो सरकार भी नहीं है पर बजट फिर भी बनाना पड़ता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो सबके लिए सेम है ना, कमाना भी पड़ेगा, खर्चना भी पड़ेगा। कुछ कुछ जगह तो मिलिट्री कू हुए हैं, तख्ता पलट, फिर भी बजट बनाते हैं वो लोग, कि बजट चीज ही ऐसी, इकोनॉमिक्स को छोड़ थोड़ा ना देते। इकोनॉमिक्स कहती है कि भाई मुझे तो हैंडल करना ही पड़ेगा, तो बजट वाला पंगा बड़ी कंट्री हो चाहे छोटी कंट्री हो सबको लेना होता है। क्या दुनिया में ऑलमोस्ट सारी कंट्री कर्जा लेती है? ऑलमोस्ट सभी लेते हैं। सोचो, जो सऊदी और यूएई जैसी कंट्री जिनके पास तेल से इतना पैसा आता है वो भी लोन लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है थोड़ा लोन लेके अगर कंट्री और अच्छे से डेवलप हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या इंडिया में बजट भी फेडरल है? बिल्कुल। फेडरल का मतलब पावर को शेयर करना 2 लेवल पे, तो हम बजट भी 2 लेवल पे शेयर करते हैं। अब जैसे कुछ ऐसे मुद्दे जिस पे स्टेट खुद कानून बनाती है, पुलिस, तो उस पर स्टेट ही खर्चा करेगी, सेंटर थोड़ा ना पैसे देगा। पंजाब पुलिस के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए वो स्टेट खुद देंगे। कुछ मुद्दे वो सेंटर के पास है, जैसे डिफेंस, टेलीकॉम, उस पर उन्हीं को अपना बजट बनाना पड़ेगा। ठीक है,
तो इस तरह से पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसको रेडी किया जाता है। ठीक है, कल हम लोग करेंगे अपने नॉर्मल क्वेश्चंस की करंट अफेयर्स वाली क्लास रखेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।